थैंक यू वेरी मच सर वंस अगेन। आपने मुझे दोबारा एक्सप्लेनेशन का मौका दिया। मैं आज आपको डिफरेंट वीज़ा कैटेगरी के बारे में बताऊंगा जो कि उन लोगों के लिए अहम है जो लोग जर्मनी में आने के लिए इंटरेस्टेड हैं। हम अपनी पिछली वीडियो में ऑलरेडी बता चुके हैं कि स्टूडेंट वीज़ा सबसे आसान कैटेगरी है उन लोगों के लिए जो स्टडी वीज़ा के ऊपर आना चाहते हैं, पढ़ने के लिए आना चाहते हैं। पहली कैटेगरी स्टूडेंट वीज़ा है। उसकी हमने डिटेल एक्सप्लेनेशन अपनी पिछली वीडियो में आपके सामने हम ऑलरेडी उसको बयान कर चुके हैं। अब मैं स्टूडेंट वीज़ा कैटेगरी से आपको अगली कैटेगरीज की तरफ ले जाऊंगा, क्योंकि सारी चीज़ें शुरू होती हैं। आप अगर पढ़े लिखे हैं, आपने इस सिस्टम में आके स्टडी हासिल कर ली है, तो आगे आपके लिए क्या चीज़ आसान है। इसके अलावा मैं वो भी बताऊंगा जो लोग यहाँ पे नहीं पढ़ते पर वो स्टिल आना चाहते हैं, उनके लिए भी जर्मन गवर्नमेंट में रास्ते बना के रखे हुए हैं। तो जिस बंदे ने स्टूडेंट वीज़ा स्टडी ख़त्म कर ली है, उसके बाद वो जॉब सर्च वीज़ा अप्लाई कर सकता है जो कि 1.5 साल का होता है। उसके ऊपर आपको ये होता है कि आप वो वीज़ा अप्लाई करते हैं। उसका मतलब ये है कि भाई मैंने स्टडी ख़त्म कर ली है, अब मैं यहाँ पे जो है ना काम ढूंढना चाहता हूँ, मुझे एक्स्ट्रा टाइम दिया जाए। बेसिकली उसका मेन मकसद ये है। बाज़ औक़ात आप कोई भी काम कर लें, पिज़्ज़ा फैक्ट्री में काम कर लें, आप किसी डिलीवरी शॉप में काम कर लें, जॉब सर्च वीज़ा अप्लाई कर सकता है। दूसरी कैटेगरी हो गई। तीसरी कैटेगरी ये है कि उस बंदे ने जॉब सर्च वीज़ा अप्लाई किया या उससे अप्लाई करने से पहले उसे जॉब मिल गई, कोई प्रोफेशनल जॉब मिल गई उसको। उसमें फिर 2 कैटेगरीज है मज़ीद है, EU ब्लू कार्ड और दूसरा है नॉर्मल वर्क परमिट। EU ब्लू कार्ड, यूरोपियन ब्लू कार्ड का मकसद ये होता है कि अगर आपकी सैलरी हाई है, लेट्स से 50,000 या 50,000 से आपकी ज़्यादा तनख्वाह है, तो आप ब्लू कार्ड EU यूरोपियन ब्लू कार्ड के एलिजिबल हो जाते हैं। यहाँ पे उसका ये होता है कि आपने टैक्स ज़्यादा देना होता है और आप परमानेंट रेजिडेंसी की तरफ ज़रा जल्दी जाते हैं अगर आपने ब्लू कार्ड किसी कंपनी से आपको मिल गया है। अच्छा, उसमें आप टैक्स भी ज़्यादा देंगे, साफ ज़ाहिर है आपकी सैलरी भी ज़्यादा होगी और आपका जो ड्यूरेशन हो जाएगा जर्मन परमानेंट रेजिडेंसी की तरफ वो कम हो जाएगा। ये फर्स्ट कैटेगरी है। इसका मेरे ख्याल से ये आता है 18 ABC 2, मेरे ख्याल से 18 ABC 2। दूसरा है 18 ABC 1 जो कि नॉर्मल वर्क परमिट होता है। वो उन लोगों के लिए होता है जिनकी सैलरी 50,000 से कम होती है। लेट्स से कोई बंदा शुरू करता है 2,000 यूरो से, कोई 2500 से शुरू करता है, उनके लिए ये नॉर्मल वर्क परमिट होता है। इन दोनों का वर्क परमिट का जो ड्यूरेशन होता है तकरीबन 4 से 5 साल का होता है, ठीक है ना। तो ये मैं भी आपको थोड़ा शॉर्ट कर देता हूँ। स्टूडेंट वीज़ा, उसके बाद है जॉब सर्च वीज़ा, उसके बाद मैंने ब्लू कार्ड के बारे में थोड़ा सा बताया और उसके बाद मैंने आपको एक नॉर्मल वीज़े के बारे में बताया, ठीक है। इसके बाद एक और ऑप्शन होता है, जो लोग यहाँ पे आ गए हैं, उन्होंने कोई लड़की ढूंढ ली है यहाँ पे, वो शादी कर लेते हैं। ये थोड़ा सा फ़नी है, लेकिन मेरे कुछ ऐसे दोस्त हैं उन्होंने ऐसे शादी की हैं, तो मैं समझता हूँ पर्सनली ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट डिसीजन है। आप अपनी लाइफ दाव पे लगा देते हैं, पता नहीं आप क्या सोच रहे होते हैं। आप ज़रा डिफ़िकल्ट है मेरे लिए। मैं पर्सनली इसको जो है ना इतना करेक्ट नहीं समझता, क्योंकि आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं इस ऑप्शन के अलावा। हाँ, कोई बंदा कुछ भी नहीं कर सकता, उसने लड़की ढूंढ ली है, लड़की भी राज़ी हो गई है उसके साथ, तो वो बंदा शादी कर लेता है। लेकिन उसके लिए भी 2 या 3 साल उसे उस औरत के साथ वक्त इकट्ठे गुजारना पड़ेगा। ऑफ कोर्स टैक्सेस भी देने पड़ेंगे। एक अच्छा भला मैं कहूँ प्रोसेस है एक। तो ये चीज़ें मैं उनके लिए आपको एक्सप्लेन की हैं जो लोग ऑलरेडी जर्मनी में स्टूडेंट वीज़ा के ऊपर पहुँच गए हैं। अच्छा, कुछ लोग होते हैं जो पाकिस्तान में बैठे हुए होते हैं लेकिन वो यहाँ पे आना चाहते हैं। उनके लिए क्या तरीकाकार है? उनके लिए तरीकाकार ये है कि उनके लिए जो सबसे बेस्ट तरीकाकार मुझे समझ आता है वो है EU ब्लू कार्ड, यूरोपियन ब्लू कार्ड। उसकी ये तरीकाकार होता है, आप पाकिस्तान में बैठ के, इंडिया में या बांग्लादेश में बैठ के जॉब सर्च करते हैं। इंग्लिश जॉब्स बहुत ज़्यादा हैं। लेट्स से आप IT में माहिर हैं, आप किसी इंजीनियरिंग की, मशीन लर्निंग में आप अच्छे हैं, आप किसी और चीज़ में बहुत अच्छे हैं जो इनको ज़रूरत है। आप अपने मुल्क से बैठ के जॉब के लिए अप्लाई करते हैं, आपको कंपनी ऑफ़र देती है, आपको जॉब कॉन्ट्रैक्ट देती है। जॉब कॉन्ट्रैक्ट के साथ साथ एक और डॉक्यूमेंट होता है, वो भी कंपनी आपके लिए फिलअप करती है, तो वो आपको आपके मुल्क में भिजवा देगी। आप अपने मुल्क से ही ब्लू कार्ड अप्लाई करके डायरेक्ट आ सकते हैं। ये भी उन लोगों के लिए जो पढ़े लिखे तो हैं बट उन्होंने अपने मुल्क में पढ़ा है, एक्सपीरियंस वहाँ पे है, लेकिन अभी वो जर्मनी में आना चाहते हैं। ये उनके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। इसी तरह फ़िलहाल मैं समझता हूँ ये मेन टॉपिक्स हैं
آف کورس یہاں پہ وہ لوگ ہمارے دیکھنے والے سوچ رہے ہوں گے یار ہم تو اتنے پڑھے لکھے نہیں ہیں, تو ان کے لیے ہمارے لیے کیا طریقہ کار ہے, ہم اتنا زیادہ ڈگریز بھی نہیں ہیں ہمارے پاس. تو ان کے لیے میں سمجھتا ہوں جو آسان طریقہ کار ہے, جو آف کورس لیگلی ہے, وہ لوگ وزٹ ویزا کے تھرو آ سکتے ہیں. وزٹ ویزا از آلسو اے ویری امپورٹنٹ کیٹیگری فار ایوری باڈی کین اپلائی تھرو وزٹ ویزا. تو وہ وزٹ ویزا کے تھرو جرمنی آ سکتے ہیں. جو لوگ زیادہ پڑھے لکھے نہیں ہیں وہ یہ شو کرا دیں کہ ہم جرمنی میں جانا چاہ رہے ہیں, ہم وزٹ پہ جانا چاہ رہے ہیں. وہ جب یہاں پہ ایک بار پہنچ جائیں پھر ڈفرینٹ راستے نکل آتے ہیں. کسی کا کوئی جاننے والا نکل آتا ہے, کوئی یونیورسٹی میں ایڈمیشن لے لیتا ہے, کوئی بزنس کھول لیتا ہے, کوئی کچھ بھی کر لیتا ہے. تو ان کے لیے یہ طریقہ کار ہے. وزٹ ویزے کی جو میجر ریکوائرمنٹ ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے انیشیلی 3 مہینے کا میرے خیال سے لگتا ہے وزٹ ویزا, تو آپ کو 3 مہینے کے لیے پیسے بینک میں بلاک کرنے ہوتے ہیں. لیٹس سے 1000 یورو پر منتھ, سو 3000 یورو آپ کو بینک میں بلاک کرنا ہوتا ہے, اور اس کے بعد آپ نے وزٹ ویزے کے لیے اپلائی کرنا ہوتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ مین کیٹیگریز ہیں جو میں نے آپ کو آلریڈی ایکسپلین کر دی. اگر سٹل آپ کے پاس کوئی کویشچن ہے تو وہ آپ پوچھ سکتے ہیں, میں ٹرائی کروں گا اپنے نالج کے مطابق آنسر کرنے کا. جی نارملی تو ماشاء اللہ آپ نے بہت اچھا ڈسکرائب کیا, لیکن ایک کویشچن جو میں سمجھتا ہوں شاید آڈینس کے ذہن میں ہو, یا پھر میں بھی یہ سوچ سکتا ہوں کہ جو پاکستان میں جس کی سیلری رینج فار ایگزامپل ایک تھریشولڈ جو ہوتا ہے, ایک بلیو کارڈ کا وہ ایک سیلری تھریشولڈ ہوتا ہے, ہاں ایک سرٹن لمٹ ہے, جیسے 50,000 سے پلس ہو تو وہ بلیو کارڈ کے لیے ڈائریکٹ اپلائی کر سکتے ہیں. اگر اس سے کم ہے یا اس کے ہاف میں, تو اور کسی کو آفر ہو رہا ہے جرمنی سے ڈائریکٹلی انڈیا, پاکستان یا کہیں پر بھی, تو ان کے لیے کیا آپشن ہو سکتا ہے؟ جی سر, آپ نے بہت اچھا کویشچن ریز کیا ہے. اس کے بارے میں یہ بتانا چاہوں گا, جو بلیو کارڈ والا ہے وہ تو کلیئر کیس ہے, وہ تو ہو گیا, اس نے اپلائی کر دیا, ویزا لگ گیا اور وہ آ گیا. جو دوسرا بندہ ہے جس کی جاب تو لگی ہے بٹ وہ تھریش ہولڈ نہیں کراس کر رہا, اس کی تنخواہ کم ہے, سیلری کم ہے, تو اس کے لیے کون سی کیٹیگری ہے؟ تو اس کے بارے میں سمجھتا ہوں میرے پاس زیادہ نالج نہیں ہے, پر میں کچھ جانتا ہوں اس کے بارے میں. میرا ایک دوست ہے, اس نے مجھے یہ چیزیں ایکسپلین کی ہیں تھوڑی سی. اس نے یہ کہا ہے کہ لیٹس سے اگر ہم کسی بندے کو ہائر کرتے ہیں باہر سے, کیونکہ وہ وقتاً فوقتاً ایسے ہائر کرتا رہتا ہے, اگر ہم کسی کو ہائر کرتے ہیں تو ان کے لیے یہ ہوتا ہے کہ ہم ان کو پروجیکٹ بیس جو ہے نا ہائر کرتے ہیں. لیٹس سے ہم کہتے ہیں کہ یہ فلانے پروجیکٹ میں فلانے سٹی میں کام کرے گا 6 مہینے کے لیے, 8 مہینے کے لیے, یا 1 سال کے لیے, اس کے بعد یہ اپنے ملک میں واپس چلا جائے گا. تو اس صورت میں ہم اس کا جاب کانٹریکٹ بنائیں گے. اس کی تنخواہ صاف ظاہر ہے وہ 500 تو نہیں لکھیں گے, آف کورس وہ اتنی لکھیں گے جو منیمم ہوگی یہاں پہ, بلیو کارڈ سے کم, بٹ نارمل سیلری اس کی ہوگی. ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کس سیکٹر میں جا رہے ہیں, کہاں پہ کام کر رہے ہیں, نارمل ورکر کے طور پہ آ رہے ہیں یا آپ کو اسپیشل کسی کیٹیگری میں آ رہے ہیں, لت سے کسی ریسٹورنٹ میں آ رہے ہیں, کوئی اسپیشل کھانے پینے کی چیز بنا سکتے ہیں آپ, اس سلسلے میں آ رہے ہیں. تو اس کے لیے انہوں نے یہ کہا ہے کہ ہم کیا کرتے ہیں کہ ایک پروجیکٹ بیس ان کو ایک جاب کانٹریکٹ بنا دیتے ہیں جس کے اوپر وہ ویزا اپلائی کر سکتے ہیں. تو ماشاءاللہ آپ نے بہت اچھا ڈسکرائب کیا. تو آج کا میں سمجھتا ہوں کہ آج کا یہ ہمارا ٹاپک تھا. تو پھر ہم نیکسٹ ویڈیو میں کسی اور ٹاپک کے ساتھ آئیں گے. تو تھینک یو ویری مچ سر, تھینک یو.